घूर्णन गति चल रहा है, इसके अंदर कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण हम देख चुके हैं, उसके फॉर्मूले वगैरह देख चुके हैं। ये सब बड़े अभी काम आएंगे हमारे, जब हम न्यूमेरिकल्स इनके ऊपर देखेंगे, है ना। जितने भी इनसे ऊपर प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट और अभी तक जो भी प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चन अपन ज़रूर देखेंगे। तो वो सब देखने के पहले आप एक पूरा अच्छे से रिवाइज होना ज़रूरी है टॉपिक, है ना। तो आपने ये सब पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, वापस रिवाइज हो जाएगा। ओके, हाँ साहब शुरू करें। देखो, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या है? टॉर्क। टॉर्क को समझने के लिए पहले तो जो ये कह रहे हैं भाई साहब ये समझ लेते हैं, फिर अपन देखते हैं। घूर्णन अक्ष के परितः किसी बल का घूर्णी प्रभाव, किसी घूर्णन अक्ष के परितः, परितः का मतलब चारों ओर, उस बल का घूर्णी प्रभाव, घूर्णी प्रभाव का मतलब घूमने का जो प्रभाव आएगा, अभी आके समझेंगे, वह क्या कहलाएगा? बल आघूर्ण कहलाता है। जब किसी धुरी या अक्ष से संलग्न पिंड पर एक बल लगाया जाता है तो पिंड अक्ष के चारों ओर क्या करता है भाई साहब? घूर्णन करता है ना। कहने का मतलब, अगर ये एक कोई भी रॉड भी पड़ी है और अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो ये क्या करता है? घूर्णन शुरू करता है ना। बस ये वही कह रहे हैं कि जब किसी धुरी या अक्ष से संलग्न पिंड पर, धुरी या अक्ष से संलग्न है मतलब यहाँ जैसे इसको मैंने खूंटे से बांध रखा है सपोज, है ना। तो जैसे बेल होते हैं, है ना, तो बेल यहाँ पे जैसे बांध रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये बेल घूम रहे हैं, तो वो क्या होता है? गोल गोल रानी कितना कितना पानी करेंगे ना। हाँ, तो किसी धुरी या अक्ष से संलग्न पिंड पर एक बल लगाया जाता है तो पिंड अक्ष धुरी के परितः घूर्णन करता है ना। जैसे ये डोर है, आपका दरवाजा है ना, तो वो यहाँ पे क्या हुआ है? स्क्रू से बंधा हुआ है ना, और वो इसके चारों ओर यूँ इधर उधर अंदर बाहर क्या करता है? इसके चारों ओर ये अंदर बाहर, है ना। तो कोई पिंड किसी अक्ष या धुरी से संलग्न पिंड जब उस पर बल लगाते हैं तो वह पिंड उस अक्ष के परितः उसके चारों ओर घूर्णन करता है, ठीक है, या ऐसा करने का प्रयास भी करता है, दोनों बातें, है ना। तो बल के इस प्रभाव को घूर्णी प्रभाव या बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण में, बल आघूर्ण को हम किससे दर्शाते हैं? क्या कहते हैं इसको? टॉर्क, है ना। सिंबल टॉ, बल आघूर्ण टॉर्क। किसी निश्चित बिंदु या अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त बल को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण बराबर टॉर्क बराबर क्या होगा? तो एफ इंटू आघूर्ण भुजा। यानी आपको क्या करना है, जो बल एक प्रकार का बल ही है, लगा तो हम फोर्स ही रहे हैं, लेकिन यह फोर्स डिपेंड करता है घूर्णन गति के अंदर कि कहाँ पे लग रहा है। तीन बातों पे निर्भर करता है, मैं पूरा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए साहब, बल जो होता है आपका घूर्णन गति में, वो तीन बातों पर निर्भर करेगा। जो बल आघूर्ण होगा टॉर्क, वो आपका कि जो बल है वह, पहली बात, कहाँ लग रहा है, यानी कि किस पॉइंट पर लग रहा है ना। ए पॉइंट पर लग रहा है या बी पॉइंट पर लग रहा है, ठीक है। दूसरी बात, बल कितना लग रहा है ना। एक 5 साल का बच्चा इस रेंच को घुमाए और एक 25 साल का जवान इसको घुमाएगा तो फ़र्क पड़ेगा, तो कौन कितनी ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और तीसरा कि किस एंगल से लग रहा है फोर्स, है ना, थीटा। तो उसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जैसे आप देख सकते हो, इतना कॉमन सेंस सभी में होगा, जैसे सभी ने स्क्रू ड्राइवर यूज़ में लिए होंगे। जैसे ये रेंच है, पाना है ना, पाने को हम खोल रहे हैं, तो पाने से स्क्रू खोल रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? अगर कोई व्यक्ति है जो सेम फोर्स लगा रहा है ना, फोर्स आपका सेम है, ताकत सेम लगा रहा है, लेकिन एक बार इस पॉइंट से ताकत लगाता है और एक बार इस पॉइंट से ताकत लगाता है, तो आप इतना कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं कि फोर्स तो सेम लग रहा है, ताकत सेम लगा रहा है, लेकिन पॉइंट अलग अलग है। एक बार ए पॉइंट पे लगा रहा है, एक बार बी पॉइंट पे लगा रहा है, तो घूमेगा किस में ज़्यादा? ज़्यादा किस में रोटेशन होगा? इजीली कौन सा घूमेगा? इजीली आपका स्क्रू किससे खुलेगा? बी पॉइंट पे लगाएगा, उससे खुलेगा, है ना। तो इससे क्या हुआ कि ये जो ए पॉइंट है, यहाँ से आपका जो ये जो घूर्णन अक्ष से जैसे यहाँ पे माना है ओ से, है ना, तो वहाँ से दूरी ये जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? आर, है ना। तो यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू कम है, लेकिन यही बात ठेठ यहाँ तक करें तो यहाँ आर की वैल्यू क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो सीधी सी बात आपको इतना स्पष्ट होता है कि जितनी आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना, आर क्या है? तो वो जो अक्ष है घूर्णन अक्ष, यानी जैसे ये आपका घूर्णन अक्ष है, इसके चारों ओर ही आपका ये पाना घूमेगा ना, है ना। तो इसी स्क्रू के इस अक्ष के चारों ओर पाना घूमेगा, तो इस घूर्णन अक्ष से जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं उस तक की दूरी आर है, और
जितनी ये दूरी ज़्यादा होगी, जैसे ये ए तक दूरी ये आर है और ये बी तक दूरी ये आर है, तो आर की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा है? बी पॉइंट के लिए। तो जितनी ज़्यादा आर की वैल्यू होगी आपका फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है? इसीलिए आपको पता हो, आपने नॉर्मली देखा हो तो देखना, जैसे साइकिल का जैसे पहिया आपको निकालना है ना, साइकिल का आपको खोलना है तो कितना छोटा रेंच इस्तेमाल में लेते हैं, है ना। और वहीं आपको अगर ट्रक का पहिया खोलना है ना, तो ट्रक का पहिया खोलने के लिए अंदर उसके स्क्रू भी बड़े बड़े लगे होंगे, है ना, और उसको खोलने के लिए ताकत भी बहुत ज़्यादा चाहिएगी। तो उसके लिए जो पाने बनते हैं, जो रेंच बनते हैं, उसको खोलने के लिए लंबे लंबे होते हैं, बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े, है ना। तो वो क्यों होते हैं इतने बड़े बड़े? क्योंकि जितना ज़्यादा आर का मान होगा फोर्स आपको उतना ही कम लगाना होगा, है ना। तो कम ताकत में काम हो जाना चाहिए, है ना। इंसान तो समझदार है, कम ताकत में ही काम लग करना है उसको, है ना। तो कम ताकत में ज़्यादा काम हो जाए, जल्दी काम हो जाए, है ना, इजीली काम हो जाए, है ना, आसानी से, तो उसके लिए आपको आर की वैल्यू उतनी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। समझ में आई बात? वही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है साहब, इसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है, ये आपका गुणन अक्ष है ना। इसको थोड़ा 3D में सोचना है ना, ये 2D में दिख रहा है आपको, लेकिन ये 3D में सोचना है। जैसे वो पाने वाला ही बात करें, है ना, तो किसी पॉइंट से हम फोर्स यूँ लगा रहे हैं, है ना, उससे उस गुणन अक्ष से अगर हम ये यूँ खींचें तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा एफ और आर के बीच में, वो एंगल थीटा उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनता है बल आघूर्ण टॉर्क बराबर बल इंटू आघूर्ण भुजा। टॉर्क बराबर एफ इंटू आघूर्ण भुजा कितनी होगी? ओ क्यू। ठीक है साहब। तो ओ क्यू के होगी हमेशा इसके लंबवत होगी। जैसे हमेशा लंबवत कैसे होती है ये भी आप जानते होंगे, जैसे ये वृत्त मान लो, है ना, उसी के सापेक्ष बात करें तो जैसे यहाँ से आप एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, है ना, तो ये त्रिज्या स्पर्श रेखा की हमेशा क्या होती है? 90 डिग्री होती है। तो बस वैसे ही मान लो कि फोर्स एकदम स्पर्श रेखा से खींच के बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ये जो ओ क्यू पी होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इससे आपको एक क्या मिल रहा है? समकोण त्रिभुज मिल रहा है। ठीक है सर। तो समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति की सहायता से वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो वही हम कर रहे हैं कि टॉर्क बराबर एफ इंटू ओ क्यू, जहाँ पे ओ क्यू आघूर्ण भुजा की लंबाई हमने को चाहिए। तो हमने क्या किया उसके लिए, ओ क्यू कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ ओ क्यू निकालना है हमको, और ये आपका समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज सबने पढ़ा होगा, है ना। त्रिकोणमिति, जनरल त्रिकोणमिति तो सभी को आती होगी, इतनी गणित तो सबने पढ़ी होगी, है ना। तो ये आपका देखो, ये समकोण के सामने वाला होता है कर्ण, है ना, एंगल के सामने वाला होता है लंब, और नीचे वाला होता है आधार। ओके। तो साइन में हमेशा आपने लाल कक्का पढ़ा होगा, ये त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा लाल कक्का, है ना। तो साइन में क्या होता है? लंब बटा कर्ण, है ना। तो लंब बटा कर्ण करना है हमको, इसका मतलब लंब यानी कि ओ क्यू बटा कर्ण यानी कि ओ पी, ये, है ना। तो लंब एल बटा कर्ण, तो ओ क्यू बटा ओ पी। ठीक है। तो वही किया हमने, ओ क्यू बटा ओ पी। ठीक है। ओ पी की वैल्यू कितनी है? आर, है ना। आर कहाँ पे? गुणन अक्ष से जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं वहां तक की दूरी, है ना। तो साइन थीटा बराबर ओ क्यू अपॉन आर, तो ओ क्यू आपकी वैल्यू क्या आ गई? आर साइन थीटा। तो वही वैल्यू हमने ओ क्यू की रख दी, तो टॉर्क बराबर आ गया एफ इंटू आर साइन थीटा। क्लियर। तो टॉर्क बराबर आर इंटू एफ साइन थीटा है, वो क्रॉस नहीं है, क्रॉस हम बाद में लिखते हैं, यहाँ पे सदिश रूप लिखा नहीं, आप लिख देना चाहे तो। टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, है ना, सदिश रूप भी लिखना चाहे लिखते हैं, क्योंकि आपने पढ़ रखा है डॉट हटाओ, कॉस लगाओ, क्रॉस हटाओ, साइन लगाओ, ये भी पढ़ रखा होगा, है ना। तो टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ या टॉर्क बराबर आर एफ साइन थीटा, ये मेन फार्मूला है। ये मेन फार्मूले आपने कहाँ से आया वो भले आप नहीं लिखे, पर ये मेन फार्मूले जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन हम ढेर सारे देखने वाले हैं, है ना। तो उसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि ये कहाँ से आया। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा समझ लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा लिख लेंगे तो कुछ नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा, पर छोड़ देंगे तो आज नहीं तो कल वो घूम फिर के वापस आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, है ना। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कुछ कुछ करने के लिए थोड़ा सा आलस को आपको साइड में रखना होगा। ठीक। इसका मात्रक क्या हो गया? मात्रक भाई साहब आप बता सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। बल इंटू आघूर्ण भुजा, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आघूर्ण भुजा क्या है? एक प्रकार की लंबाई, है ना, तो इंटू मीटर। तो मात्रक आ गया आपका न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है साहब।
थीटा बराबर 90 डिग्री होने पर सीधी सी बात है, अगर आपका 90 डिग्री फोर्स है तो साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि आपको टॉर्क जो है वो कितना मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, है ना। तो इस सूत्र से स्पष्ट है कि आर का मान जितना बढ़ाएंगे बल की आवश्यकता उतनी कम होगी। ये तो अपने अपने रेंज में मैंने समझाया, उसमें समझ में आ गया होगा, है ना। इसीलिए इसके कई उदाहरण हैं फिर ऐसे ऐसे, जैसे हेडपम्प की लंबी छड़, है ना। हेडपम्प जितनी छोड़ उसकी छोटी होगी, आपको उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। और हेडपम्प की छड़ जितनी लंबी होगी और आप एकदम लास्ट से पकड़ के ऐसे हेडपम्प को हिलाएंगे तो उतना ही आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, है ना। वैसे ही सब कुछ है, जैसे दरवाजे खिड़की के हैंडल, है ना। आप अगर आप चाहें तो आप घर पे तुरंत अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ये आपका घर का दरवाज़ा है ना, ये यहाँ पे ये ऐसा दरवाज़ा है, ठीक है। अब ये दरवाज़ा इमेजिन करना भाई, हाँ, ये यहाँ पे ये इसकी कुंडी यहाँ पे लगी हुई है, आपको इसको पकड़ के यूँ खोलते हो, है ना, ये यूँ खोलते हो ना इसको ऐसे। तो अब अगर आप यहाँ से किनारी से पकड़ के इस दरवाजे को खोलते हो तो आसानी से खुलता है, लेकिन इसी दरवाजे को आप यहाँ से इस पॉइंट से पकड़ के खोलने की कोशिश करना, डबल ताकत लगानी पड़ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब वही बात है कि जितना आर आप ज़्यादा होगा, यानी जितना घूर्णन अक्ष से उसकी आप जो फोर्स लगा रहे हो उसकी दूरी जितनी ज़्यादा होगी, है ना, उतना फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा, है ना। तो दरवाजे व खिड़की के हैंडल एकदम हमेशा किनारों पे लगाते हैं, है ना। खिड़की के बीचों बीच जाके हैंडल नहीं लगा देते हैं, है ना। तो ये साइंस हर जगह है, बस आपको पहचानने की ज़रूरत है ना। जैसे पेचकस का लंबा होना, ये भी आप ट्राई करना, है ना। कभी कहीं आपको कोई स्क्रू खोलने की ज़रूरत पड़ी हो तो छोटे से स्क्रू ड्राइवर से आप एक बार स्क्रू खोलने की कोशिश करना। अगर एकदम सख्त कहीं बड़ा स्क्रू है और एकदम टाइटली फिक्स है तो उसको छोटे से स्क्रू ड्राइवर से खोलने की कोशिश करना। आपका दम निकल जाएगा पर वो स्क्रू खोलने का नाम नहीं लेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप बहुत लंबा और बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर लाओगे ना, लंबा वाला अच्छा वाला, तो लंबे वाले स्क्रू ड्राइवर से आप ट्राई करना, ईजीली आपने जितना फोर्स लगाया उससे भी कम फोर्स में वो स्क्रू खुलने लग जाएगा, है ना। तो ये चमत्कार किसका हुआ, पेचकस की लंबाई का, उसकी ताकत का नहीं है। ताकत आप छोटे वाले में उल्टा ज़्यादा लगा रहे थे, है ना, फिर भी फ़र्क कहाँ पड़ा, आर की वैल्यू जैसी ही बढ़ी, फोर्स आपने भले कम लगाई पर टॉर्क क्या हो गया, आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, है ना। समझ में आई बात। चलो आगे देखो। आगे तो यहाँ पे अब कुछ रिलेशन निकाले हैं हमने, तो ये रिलेशन वाले फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ये कहाँ से आए वो आप देख लेते हैं, पर नहीं तो कोई बात नहीं, पर आप फॉर्मूला फॉर्मूला ध्यान जरूर रखें, है ना। रैखिक विस्थापन व कोणीय विस्थापन में संबंध। तो रैखिक विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध तो डायरेक्ट जो परिभाषा आपने पढ़ी थी वही है ना। कोणीय विस्थापन की परिभाषा पढ़ी थी ना, कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण थीटा बराबर चाप एस बटा त्रिज्या आर, है ना। तो रैखिक विस्थापन एस क्या होता है, थीटा इंटू आर। क्लियर। तो कहीं भी किसी की भी जरूरत पड़ेगी तो आप निकाल लेंगे, रैखिक विस्थापन बराबर कोणीय विस्थापन इंटू त्रिज्या। क्लियर। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। अगला देखो, रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध। तो या तो आप इसको डायरेक्ट कोणीय वेग की परिभाषा से ध्यान रखो, है ना। कोणीय वेग आपने पढ़ा होगा, ओमेगा बराबर वी अपॉन आर, है ना। और अगर ऐसा नहीं याद है तो इसमें देख लो कि एस बराबर थीटा इंटू आर, ये तो अभी ध्यान आया ना भाई साहब, ये रहा, है ना। कोणीय विस्थापन पढ़ा था ना, थीटा बराबर एस अपॉन आर, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, जैसे ये वृत्त है, ये 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 है ना, तो ये थीटा है, तो ये त्रिज्या आर है और ये चाप है एस, है ना। ये तो ये क्या है, एक प्रकार से ये तो रैखिक दूरी है जो आपको चाप के रूप में मैं याद दिला रहा हूँ, क्योंकि गणित में आपने पढ़ा है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, है ना। तो वही चाप आपकी यहाँ पे रैखिक विस्थापन है ना। तो अगर इसी फॉर्मूले से निकालना चाहो तो आप इस फॉर्मूले से भी आगे रिलेशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो ये इंटू है ना, एस बराबर थीटा इंटू आर, रैखिक विस्थापन बराबर कोणीय विस्थापन इंटू त्रिज्या। अगर आप इस दोनों पक्षों में टी का भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में टी का भाग दे देते हैं, तो एस अपॉन टी रेखीय विस्थापन बटा समय क्या आएगा, वेग वी, ओके, इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन बटा समय कितना आ जाएगा, कोणीय वेग इंटू आर। क्लियर। तो रैखिक वेग बराबर कोणीय वेग इंटू आर होता है। तो ये रिलेशन भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है साहब।
अब आता है रेखिक त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध। तो रेखिक त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, तो ये भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है ना, तो अल्फा बराबर A/R, और नहीं याद है तो इसमें देखो साहब क्या होगा, यही वही बात फिर कि ये V बराबर ओमेगा इंटू आर, ये फॉर्मूला याद है ना। तो इस फॉर्मूले से आप क्या करो, फिर वही चीज़ दोनों में टी का भाग दे दो, है ना। तो V/T वेग बटा समय क्या हो जाएगा, त्वरण A, है ना। रेखीय वेग बटा आपका समय कितना हो जाएगा, त्वरण, और ओमेगा/T कोणीय वेग बटा समय क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण अल्फा और गुणे में आर, है ना। तो त्वरण बराबर कोणीय त्वरण इंटू त्रिज्या आर। क्लियर, समझ में आया तीनों के रिलेशन, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सब हम काम में लेने वाले हैं, इसलिए आपको पहले बताना जरूरी है। ओके साहब, आगे देखो। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णी संवेग उसका कोणीय संवेग कहलाता है, अथवा किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी कण का रेखिक संवेग का आघूर्ण कोणीय संवेग कहलाता है। यानी कि किसी घूर्णन अक्ष के चारों ओर किसी कण का रेखिक संवेग का आघूर्ण, है ना। कहने का मतलब रेखिक संवेग में आप किसका गुणा करा दोगे, डिस्टेंस आर का, है ना, जिस पॉइंट से लग रहा है फोर्स, वो तो आप आर समझ चुके हैं। तो इसका गुणा, आर का गुणा करा देंगे तो क्या बन जाएगा, आपको एल मिल जाएगा। एल क्या है, कोणीय संवेग। कहीं किसी बुक में आपको एल की जगह जे भी शायद दे रखा हो सकता है ना। कोणीय संवेग जे भी दिया हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो जिससे दर्शाना चाहे दर्शा सकते हैं, है ना। तो यहाँ हम एल से दर्शा रहे हैं। तो एल से बात करें तो एल बराबर क्या आ जाएगा आपका, आर क्रॉस पी, यानी कि आप रेखिक संवेग में किसका गुणा करा रहे हैं, आर का, ठीक है। मात्रक की बात करें तो मात्रक वही देखो कैसे आएगा, सामान्य संवेग का मात्रक पी का संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू वेग, क्योंकि पी बराबर क्या होता है, एम वी। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है, तो द्रव्यमान एम और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। अब इसके अंदर पी के अंदर हमने किसका गुणा करा दिया है, एक आर का गुणा और करा दिया है ना। तो आर का गुणा और हो गया, इसका मतलब एम क्या हो जाएगा एक बार और, क्योंकि आर क्या है, डिस्टेंस, मीटर, है ना। तो आपका मात्रक आ गया इसका किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये आ गया आपका मात्रक कोणीय संवेग का। कोणीय संवेग एल घूर्णन गति में किसी अक्ष के सापेक्ष रेखीय संवेग के आघूर्ण को, रेखीय संवेग यानी पी के आघूर्ण को, यानी आघूर्ण भुजा का, यानी कि आर का गुणा करा दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, कोणीय संवेग एल मिल जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक एक और है, जूल इंटू सेकंड, सॉरी जूल इंटू सेकंड, ये भी ध्यान रखें क्योंकि हम क्वेश्चन में जहाँ जो जिस प्रकार से हमको यूज़ में लेना है हम उसका यूज़ में लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी समझा दूंगा अगर कहीं कोई तकलीफ आई तो, ठीक है। आगे देखो साहब, फॉर्मूला क्या मिलता है हमको, एल बराबर पी इंटू आघूर्ण भुजा ओ क्यू, यानी वही आघूर्ण भुजा अभी जो आगे बात की थी हमने, है ना। समकोण त्रिभुज में ओ क्यू की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी, आर साइन थीटा। तो वही आर साइन थीटा वैल्यू हमने यहाँ रखी है, तो कितनी आ गई, एल बराबर पी इंटू आर साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे वही बात, ये देखो यहाँ पे वही बात, अगर साइन थीटा में थीटा 90 डिग्री हो, है ना, मान लो कि मैक्सिमम हो, तो थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आर बराबर एल बराबर आर इंटू पी, है ना। और पी की जगह आप क्या लिख सकते हो, एम इंटू वी, है ना। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, तो पी की जगह हमने रख दिया एम वी। तो एल का एक और फॉर्मूला बनता है बढ़िया वाला, क्या मिलता है, एल बराबर एम वी आर, ठीक है। तो द्रव्यमान इंटू वेग इंटू आर, ये करने पर आपको एल बराबर एम वी आर मिलेगा, यानी कोणीय संवेग मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी काम में लेंगे, तो ध्यान रखें, इसको भी नोट रखें, ओके। अब एक लास्ट रिलेशन देख लो आज का, कि कोणीय संवेग एल में और बल आघूर्ण टॉर्क में संबंध क्या होगा, क्योंकि संबंध निकालेंगे, कहने का मतलब एक फार्मूला निकलेगा और एक फार्मूला निकलेगा, तो वो हमारा बड़े काम आएगा, है ना। तो वो भी निकालना पड़ेगा, तो कैसे आया वो देख लो, क्योंकि हम डायरेक्ट यूज़ में लेंगे, तो आप ऐसे नहीं कि यार अचानक कहाँ से लगा दिया, ये ले कहाँ से आए तुम, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ से आया। तो कोणीय संवेग व बल आघूर्ण में संबंध क्या होता है,
तो सीधा सा है, पहले तो हमने फॉर्मूला लिख दिया L बराबर R क्रॉस P, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला, ये तो आपको ध्यान हो गया। कोणीय संवेग क्या होता है? रैखिक संवेग में R का गुणा, ठीक है। अब देखो साहब, हमने क्या किया, यहाँ पे सदिश रूप लिया है ना। एक तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे हमने सभी सदिश रूप लिया है, तो ये L क्रॉस P है ना, सदिश गुणा हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, दोनों पक्षों में हमने t के सापेक्ष अवकलन कर दिया, ठीक है। तो दोनों पक्षों में चाहे आप वो कर सकते हैं, हमेशा समीकरण में ध्यान रखें कि हम हमेशा चाहे वो कर सकते हैं दोनों पक्षों में, ठीक है। तो हमने हमारी मर्जी, हमने क्या किया, t के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन कर दिया। दोनों पक्षों में अवकलन करने पर d/dt दोनों तरफ लगा दिया, तो इधर क्या आ गया, लेफ्ट में dl/dt और राइट में क्या आ गया, d/dt ऑफ r क्रॉस p, ठीक है। अब यहाँ पे तो dl/dt ही रहेगा, लेकिन राइट में एक बार क्या करते हैं, हमेशा आपने अवकलन किया होगा u इंटू वी का, तो आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान होगा कोई बात नहीं, मैथ वालों को ध्यान होगा कि क्या करते हैं, u इंटू वी का अवकलन, u स्थिर v का अवकलन प्लस v स्थिर u का अवकलन, ऐसे ही करते हैं। तो वही किया है यहाँ पे। तो r स्थिर dp/dt, तो dp/dt क्या होता है, dp/dt क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है भाई साहब, याद होगा, क्या होती है, बल, है ना। तो बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, है ना। तो dp/dt क्या होता है, f, तो कितना आ गया, r इंटू एफ, फिर p स्थिर और फिर dr/dt। तो dr/dt क्या होता है, ये भी ध्यान होगा, है ना। क्या होता है dr/dt, यानी कि क्या हो रहा है, दूरी में परिवर्तन समय के सापेक्ष क्या होता है, वेग, है ना। समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन क्या कहलाएगा आपका, यहाँ वेग v, तो लिख दिया v, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, परंतु r क्रॉस एफ होता है टॉर्क, है ना। तो यहाँ पे अगर आपका r क्रॉस एफ आ रहा है, तो वो तो अभी हमने देखा बलाघूर्ण होता है, बलाघूर्ण टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस एफ, तो r क्रॉस एफ की जगह हमने रख दिया टॉर्क, ठीक है, लिख दिया टोर, लिख दिया। अब प्लस v क्रॉस p, अब v क्रॉस p में p की जगह रख दिया हमने m इंटू वी, है ना, लिख सकते हैं mv, लिख दिया सब हमने, p की जगह रख दिया mv। अब mv रखो चाहे vm रखो, बात एक ही है ना। vm इसलिए रखा ताकि v क्रॉस v पास में हो जाएंगे, और v क्रॉस v क्या हो जाएगा, जीरो। अब जीरो कैसे होगा ये समझाओ, देखो, हमेशा आपने सदिश गुणा पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा कि ये आई जे के पढ़े होंगे, है ना, आई जे के पढ़ा होगा। उसके अंदर क्या होता है, ये सभी आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। और हमेशा सदिश गुणे में ये ध्यान रखना कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के हमेशा क्या होते हैं, इनकी वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे होते हैं ना। और खुद का खुद से जीरो पे होगा, है ना, खुद का खुद से एंगल क्या होता है, जीरो। तो अगर जीरो होगा तो साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, है ना। इसलिए वी क्रॉस वी आपका क्या आएगा, जीरो, ठीक है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के सभी क्या होते हैं, जीरो, है ना। तो इसलिए ये पक्ष हो गया आपका जीरो, बचा क्या, केवल dl/dt बराबर टो टॉर्क, मानिए टॉर्क बराबर आपका फॉर्मूला आ जाता है dl/dt। क्लियर, कहने का मतलब बल आघूर्ण निकालना है, तो आपको क्या करना है, संवेग, कौन सा संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का आपको क्या करना पड़ेगा, t के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में वही लिखा है कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के समान होती है। तो ये बल आघूर्ण का एक और परिभाषा ही बनती है, फॉर्मूला भी बनता है, एक रिलेशन भी बनता है बल आघूर्ण और कोणीय संवेग के बीच में, है ना। तो ये सब मेन फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे। इसके आगे की बात और भी बहुत कुछ है, तो वो हम करेंगे, फिर उसको निपटाने के बाद हम जितने भी इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है साहब। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, धन्यवाद।